आज के आपके करंट अफेयर्स 2 जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है महाराणा प्रताप के बारे में। देखो, आज 2 जून को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है पूरे इंडिया में। इस कारण ये करंट अफेयर है आपका। महाराणा प्रताप आपके मेवाड़ के राजे थे। सिसोदिया डायनेस्टी को वो बिलोंग करते थे। महाराणा प्रताप को हिस्ट्री में क्यों इतना महान राजा माना जाता है, उसका एक स्पेशल कारण है। देखो, मुगल्स जो थे वो स्पेसिफिकली अगर उनकी लीनिएज देखोगे वो इंडिया से बाहर से आए थे। बहुत सारे इंडिया के अंदर राजे इंक्लूडिंग बहुत सारे राजपूत किंगडम्स आपके अकबर और मुगल के साथ जुड़ते जा रहे थे। महाराणा प्रताप एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे खड़े हुए कि मैं कभी भी अकबर का साथ नहीं दूंगा इंडिया के कॉन्क्वेस्ट में। तो उन्हें इस चीज में जो उन्होंने उसके बाद, क्योंकि देखो अकबर फाइनली एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल फोर्सेस वहां से उस साइड से राजपूत राजा राजा मान सिंह लड़ रहे थे आमर के। तो राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। उसी के साथ में उनका मेवाड़ का सारा किंगडम मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आ गया, पूरा एरिया उनके कंट्रोल में आ गया। पर महाराणा प्रताप ने उसके बाद भी सरेंडर नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आपके जो बंजारे होते हैं उनके साथ बिताई है, जंगलों के बीच में बिताई है, एज अ ट्रैवलर बिताई है। इसी कारण बहुत सारे बंजारा कम्युनिटीज आज भी राजस्थान में है जो उन्हें भगवान भी मानती है, ठीक है, महाराणा प्रताप को पूछती हैं, ठीक है। और जो उन्होंने अपनी सारे ऑड्स, क्योंकि उनके कोई भी चीज उनके फेवर में नहीं थी, हर चीज उनके खिलाफ ही थी, तब भी उन्होंने जो रेजिस्टेंस शो की, जो उन्होंने पावर शो की है, उससे साफ दिखाई देता है कि महाराणा प्रताप कितने ही स्ट्रॉन्ग विल के पर्सन थे। और इसी विल को सेलिब्रेट करते हैं जब हम महाराणा प्रताप को एज अ रूलर मानते हैं। देखो, एक साइड पे हम अकबर को भी सेलिब्रेट करते हैं, पर महाराणा प्रताप को भी इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे दोनों एक दूसरे के एडवर्सरीज थे, दोनों की अपनी अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जिसके लिए वो मानने जाते हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की ये सबसे बड़ी चीज मानी जाती है कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को हमेशा पूरी लाइफ जो उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है, अपनी विल पावर होल्ड रखी। सेकंड करंट अफेयर है यूरोपियन यूनियन के चीज के बारे के। यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है कि सारे यूरोप, जो यूरोपियन यूनियन है, वो रशिया से ऑयल लेना बिल्कुल बंद कर देंगे। क्योंकि देखो, एक साइड पे जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, यूक्रेन बार बार बाकी सारे यूरोप को यही कह रहा है कि अगर तुम रशिया से तेल खरीदी जा रहे हो तो बेसिकली वही तो पैसा है जो अल्टीमेटली रशिया वॉर में लगाता है, तो तुम एक तरह से फंड कर रहे हो इस वॉर को। और क्योंकि यूरोप की अपनी वॉर है तो यूरोप इस वॉर को रोकने के लिए और रशिया को रोकने के लिए ये स्टेप उठाने को भी तैयार है। यूरोप बहुत बुरी तरीके से रशिया के ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट है, पर अब वो धीरे धीरे इसकी सारी डिपेंडेंस खत्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। इस साल बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड तक 90% क्रूड ऑयल जो रशिया से आता है, जो कच्चा तेल रशिया से आता है, वो सारा का सारा बंद कर दिया जाएगा। यही तेल यूरोपियन यूनियन और देशों से और सोर्सेस से मंगवाना शुरू करेगा, तभी साल के एंड तक का टाइम है, ताकि वो अपने आप को अडेप्ट कर सके चेंजेस से और उसी के मुताबिक वो चेंजेस कर सके। अब इसके अंदर देखो, ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए सारे 27 के 27 यूरोपियन मेंबर्स की सहमति चाहिए थी, तो कुछ एग्जेम्पशंस भी रखे गए हैं यहाँ पे। अब एग्जेम्पशंस क्या है, आपके सारा का सारा तेल नहीं बंद किया गया, आपके जो तेल पाइपलाइन से आता है ना, ठीक है, वो तेल को अभी भी अलाउ किया गया है। जैसे कि देखो, जो कुछ आपके लैंडलॉक्ड कंट्रीज है ना, जैसे हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सारे ना एक पाइपलाइन है, ड्रूसबा पाइपलाइन,
कभी आपको यही पूछा जा सकता है ड्रुज़बा पाइपलाइन कहाँ पे है या क्या करती है। बेसिकली ड्रुज़बा पाइपलाइन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है जो रशिया से तेल लेके आता है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में तेल सप्लाई करता है। ठीक है, तो ड्रुज़बा पाइपलाइन का पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है, जो ऑयल सप्लाई में यूज होता है। अब इसके ऊपर ये हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, ये सारे देश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इन सारे देशों ने एग्जेम्पशन मांगी है कि क्योंकि हम पहले लैंडलॉक्ड हैं, हम समुद्र से तो तेल मंगा नहीं सकते, इस कारण हमें हमारी डिपेंडेंस अपने आप इसके ऊपर ज्यादा बनती है। जैसे हंगरी अपना 65% जो तेल है वो रशिया से मंगवाता है, चेक रिपब्लिक 50% तेल रशिया से मंगवाता है, स्लोवाकिया 100% तेल रशिया से मंगाता है। ठीक है, वैसे ही बुल्गारिया 60%। और ये सारे लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड का मतलब है इन्हें समुद्र नहीं लगता, तो इनकी डिपेंडेंस बहुत है। जैसे स्लोवाकिया तो 100% तेल ही रशिया से मंगा रहा है। अब कल तुम बोलोगे तेल नहीं मंगाना, तो अगलों के पास तेल कहां से आएगा? तो इनके लिए एक्सेप्शन छोड़ी गई है। इसके अलावा मतलब सारी पाइपलाइन के नेटवर्क को छोड़ के बाकी सारे जो मतलब समुद्र से तेल आता था रशिया से, बाय सी, बाय शिप्स जो तेल आता था, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। ठीक है, और भी कंट्रीज हैं जो आपके बाय पाइपलाइन तेल मंगवाते हैं, जैसे कि जर्मनी और पोलैंड, पर उन्होंने भी वादा कर दिया है कि साल के एंड से पहले पहले वो पाइपलाइन से तेल इंपोर्ट करना बैन कर देंगे, वो धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे। अगर ये दोनों कंट्रीज पाइपलाइन से लेना बंद कर देती हैं और समुद्र से तेल रशिया से आना बंद हो जाता है, तो 90% रशिया का ऑयल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी 10% इन देशों का ही है, वो बंद नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इन देशों के लिए ये भी एक्सेप्शन क्रिएट की गई है। हंगरी और इन सब ने बोला कि आपके रशिया का तेल इन देशों के लिए समुद्र से भी आ सकता है, क्योंकि है क्या कि ये जो ड्रुज़बा की पाइपलाइंस है ना, ये यूक्रेन से पास करती हैं। तो वॉर चल रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पाइपलाइन उड़ जाए, वो भी तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर पाइपलाइन डिस्ट्रॉय होगी तो फिर तो तेल आना बंद हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव रूट यही है ना कि समुद्र से बाय शिप्स मंगा लो, तो फिर शिप्स के द्वारा ये तेल मंगाया जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें की जा रही है, ताकि यूरोप चाहता है कि इस तरीके से हम रशिया की इकोनॉमी को बिल्कुल क्रिपल कर दें और फिर रशिया को अपना सीज फायर डिक्लेयर करने पे मजबूर कर दें। ठीक है, अब इसी से अगली चीज इसका कि यूरोपियन यूनियन है क्या। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 देशों। ठीक है, इसकी ओरिजिनेशन बहुत ही छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। 1951 में ना जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सारे देशों ने अपने रिश्ते बेटर करने के लिए ना स्टार्टिंग में एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कमिटी बनाई थी, कमीशन बनाई थी। वहां से इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे और भी इसका देश पार्ट बनना चाहते थे, क्योंकि उन सबकी इकोनॉमी बहुत ग्रो की। उन्होंने क्या किया, आपस में अपनी बॉर्डर ओपन की, स्टील, कोल, ताकि आराम से एक दूसरे की कंट्री में पास हो सके, सामान आराम से जा सके। उन्होंने सारी चीजें रिलैक्स कर दी। धीरे धीरे उन्होंने उसे और अपग्रेड किया, पैसा, इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के देश पे हो सके, सब कुछ। ये चीजों को देखते हुए और भी देश एक्साइटेड हुए। जुड़ते जुड़ते फाइनली आपकी एक ट्रीटी हुई थी जिसे कहते हैं मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये 1993 में हुई थी, जिसने यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के सिटीजनशिप, इन दोनों को जन्म दिया था। ठीक है, तो जिन जिन देशों ने उस साल यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया वो ईयू बन गए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गए। सारे यूरोपियन देश ईयू का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जिन जिन ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, उसी से आपको कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी से उसका ओरिजिनेशन हुआ। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से उसका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, अब यहां पे और भी चीजें बनाई गई जब ये यूरोपियन यूनियन बन गई। अब यूरोपियन यूनियन एक इंटरनल सिंगल मार्केट की तरह काम करती है,
जहां पे लोगों का, सामान का, सर्विसेज का और पैसे की मूवमेंट बिल्कुल फ्री है। ये जो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा उसकी पहली कंडीशन ये है कि आप ये चारों चीजों को आपस के देशों में ट्रैवल करने से नहीं रोकोगे। हर पर्सन फ्री है। कोई फ्रेंच पर्सन है वो जर्मनी जा सकता है बिना कोई परमिशन, अलग कोई पेपर साइन किए, तो हम लिटरली वॉक करके जर्मनी में जा सकते हैं। और सेम अपनी व्हीकल्स भी लेके जा सकते हैं, अपना सामान भी लेके जा सकते हैं, अपना पैसे भी लेके जा सकते हैं। पैसे को और ज्यादा बेटर कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक और चीज, अपनी कॉमन करेंसी भी लॉन्च कर दी थी जिसे हम कहते हैं यूरो। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कॉमन पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं, जस्टिस को लेके, होम अफेयर्स को लेके, ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज और रीजनल डेवलपमेंट को लेके। तो आपकी पूरी यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, पूरी यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का प्रेसिडेंट भी होता है। यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की पार्लियामेंट भी है जो पूरे यूरोप के लिए कानून बनाती है, 27 के 27 देशों के लिए। जो कॉमन मुद्दे हैं, सारे देशों को ना अपने कुछ मुद्दे सरेंडर करने पड़ते हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनते टाइम, कि अब इनके ऊपर कानून यूरोप की पार्लियामेंट बनाएगी, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है। वैसे ही प्रेसिडेंट हर देश का अपना अपना होता है, वैसे ही पूरे यूरोप का भी एक प्रेसिडेंट होता है। इस तरीके से यूरोप ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिंक कर दिया है। ये यूरो है, जिन कंट्रीज ने अपनी करेंसी खत्म की और यूरो लागू कर लिया उन कंट्रीज को कहते हैं वो यूरो जोन के मेंबर बन गए। ये 1999 में शुरू हुआ था, 2002 में लागू हो गया। तब से जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज अपनी करेंसी खत्म कर चुकी हैं, ये यूरो ही यूज करती हैं। इन कंट्रीज में जैसे पहले जर्मनी में करेंसी होती थी मार्क, वो खत्म होगी, यूरो रह गया। ऐसे ही बाकी चीजें। ठीक है। तो सारी 27 कंट्रीज ने यूरो को नहीं अडॉप्ट किया, सिर्फ 19 कंट्रीज हैं जो यूरो जोन का पार्ट है, जो यूरो यूज करती हैं। ठीक है। मर्जी है तुम्हें इसका पार्ट, देखो यूरोपियन यूनियन बनने का मतलब ये है कि तुम बस सिटीजनशिप के ये जो क्लॉज हैं इसके ऊपर एग्री करोगे और यूनियन को एग्री करोगे। ये जो यूरो जोन और बाकी चीजें हैं, जैसे कॉमन पासपोर्ट कंट्रोल, उस एरिया को बोला जाता है शेंजन एरिया। शेंजन एरिया का मतलब है कि अगर तुम यूरो जोन के या शेंजन एरिया के पार्ट हो, तुम एक कंट्री का अगर तुम वीजा लगाते हो, तुम पूरे शेंजन एरिया में घूम सकते हो, या तुम अगर इनके एक के सिटीजन हो, तुम ये पूरे शेंजन एरिया में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हो फ्रीली। क्लियर है। पूरे यूरोपियन यूनियन के एरिया में सिर्फ 5.8% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, पर ये दुनिया की 18% जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए यूरोप इतना अमीर है, क्योंकि सिर्फ 5.8% पॉपुलेशन 17.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाती है। इंडिया की 3 ट्रिलियन की है, नॉमिनल वैल्यू में 9 ट्रिलियन की होगी चलो, पर यहाँ पे 17.1 ट्रिलियन, इकोनॉमी सिर्फ 6% लोग, तो इस कारण लोग कम है, पैसा ज्यादा है, इसी कारण यूरोप इतना अमीर है। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपकी सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। ठीक है। ब्रॉडनिंग सारी यहां दी है। अब मैं यहाँ पे यूरोप का एक बेसिक बात करूं, ये देखो ये रशिया है, इसके साथ यहाँ ऊपर से ये जो कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ जो पड़ता है, गल्फ ऑफ बॉथनिया पड़ता है। ठीक है। ये गल्फ ऑफ बॉथनिया आगे एक सी में ओपन होता है जिसे कहते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी फाइनली ओपन होता है नॉर्थ सी में। ठीक है। उसके बाद यूके और फ्रांस बिल्कुल एक जगह पे बहुत ही पास पास आ जाते हैं। ये छोटे से एरिया को कहते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है। अपने आप में यूके सिर्फ एक आइलैंड देश है, थोड़ा सा इस साइड पे भी ये पार्ट बनता है, पर ये बाकी सारी जमीन आयरलैंड एक अलग देश की है।
यहाँ पे बेल्जियम ये छोटा सा देश, नेदरलैंड्स ये रहा, जर्मनी, फ्रांस, बीच में स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमेनिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नीचे ग्रीस, टर्की। इतना हिस्सा यूरोप में पड़ता है, इस कारण टर्की को यहाँ पे हम यूरोप का पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा जिस साइड पे ये इस्तांबुल पड़ जाता है वो आपके यूरोप का पार्ट है। तो टर्की एशिया में ज्यादा बड़ा हिस्सा है, पर ये डार्डलन से यहाँ ऊपर इतना को एरिया आपके टर्की का यूरोप में पड़ता है। यहाँ पे सर्बिया, कोसावा, मोंटेनेग्रो, आपका बॉस्निया, ठीक है, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया। तो आज जो हमने जैसे कंट्रीज पढ़ी हैं, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक, इन चारों के लिए एक्सेप्शन की गई है। इन चारों कंट्रीज को देखोगे तो देखो बुल्गारिया को समुद्र लगता है, पर जो बाकी कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी, ये तीनों लैंडलॉक्ड है, किसी साइड से समुद्र नहीं लगता है। क्लियर है? इनमें से हंगरी एक और चीज के लिए भी है, हंगरी इकलौती यूरोपियन कंट्री है, मतलब ऐसे बेलारूस भी है, पर हंगरी के अंदर भी इस वॉर के खिलाफ ना, रशिया के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला गया। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो थोड़ी फेवरेबल है रशिया, ठीक है। आपके ऑरबान, आपके वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो राइट विंग के हैं और वो मानते हैं कि रशिया सही कर रहा है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये वहां पे आवाज एग्जिस्ट करती है। अब फ्रांस के यहाँ पे एक बे एग्जिस्ट करता है, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। फिर नीचे यहां से ये अफ्रीका है, नीचे अफ्रीकन कंट्रीज आ गई, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया। यहाँ पे अगर इस साइड अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी जाना है, यहाँ बीच में ये पतला सा रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। इस पतले से रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद अगर यहाँ पे देखो, इटली के एक साइड पे थ्रीनियन सी है, एक साइड पे एड्रियाटिक सी, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटा सा देश पड़ता है माल्टा, जो मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे अल्बेनिया मैं बोलना भूल गया। ग्रीस के नीचे एजियन सी पड़ता है, ठीक है। एजियन सी से यहाँ ऊपर जाओगे, यहाँ पे दो स्ट्रेट टर्की के क्रॉस करके आप पहुंचोगे ब्लैक सी के अंदर, ठीक है। जहाँ पे सबसे बड़ा देश यूक्रेन होता होता था, अब उसकी काफी इतनी फ्रंट लाइन रशिया के पास जा चुकी है, सिर्फ इतना कोई एरिया यूक्रेन के पास बचा है, ठीक है। आगे ये मोल्डोवा, ये कंट्री दिख रही है, ये आपके लैंडलॉक्ड है, ठीक है। ये मोल्डोवा जो देश है ना, मोल्डोवा के अंदर ऑलरेडी रशिया के ट्रूप्स प्रेजेंट है, कहने को पीस कीपर है रशिया की, पर कुछ टेरिटरी रशियन ओरिजिन के लोगों ने छीनी हुई है ऑलरेडी बहुत साल पहले। तो मोल्डोवा को ये खतरा है कि अगर यूक्रेन हार गया या रशिया इस साइड को आ गया, मोल्डोवा का अगला नंबर लग जाएगा, क्योंकि ये भी आपके नेटो का पार्ट नहीं है मोल्डोवा, तो आराम से यहाँ पे रशिया कब्जा कर लेगा। मोल्डोवा की तो टोटल सेना ही कुछ 10-15 हजार सिपाहियों की है, तो रशिया आराम से हरा के इनके ऊपर कब्जा कर सकता है, ठीक है। तो वो सिर्फ इस चीज पे काउंट कर रहे हैं कि यूक्रेन की रेजिस्टेंस बनी रहे, यूक्रेन बना रहेगा तो मोल्डोवा भी सेफ रहे। क्लियर है? तो ये था ये सारा मैप जो हमने इस करंट अफेयर के साथ किया, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए थर्ड करंट अफेयर है गिग इकोनॉमी के बारे में।
अब ये गिग इकोनॉमी क्या होती है और किस तरीके से काम करती है? देखो, गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे तुम किसी कंपनी के लिए टेम्पररी फ्लेक्सिबल काम करते हो। नहीं तो जॉब ये होती है कि तुम्हारे फिक्स टाइमिंग्स हैं, तुमने आना है, उसी टाइम पे जाना है, हर चीज फिक्स है। गिग इकोनॉमी में तुम्हारा कुछ भी फिक्स नहीं होता। यहां पे तुम सिर्फ पर प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हो, पर प्रोजेक्ट बेसिस पे। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, आप वहां से मूव आउट कर जाओ। ठीक है, तो आप उस कंपनी से बाउंड नहीं हो, उस कंपनी के रूल से बाउंड नहीं हो। तो जिन लोगों को थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, अपने मुताबिक काम करना चाहते हैं, वो गिग वर्क को ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें और एक वर्ड यूज किया जाता है, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर इन्हें इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है जहां पे जो एक सिंगल कंपनी से बंदे नहीं रहना चाहते और वो बस पर प्रोजेक्ट काम करते हैं। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वो आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब आपकी ना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पर गिग इकोनॉमी में ना एक प्रॉब्लम है कि गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलते। क्योंकि तुम कौन सा कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हो? जब कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो तुम्हें काम भी कभी कभी मिलेगा जब रिक्वायरमेंट है। और जो आपके सोशल बेनिफिट्स जो अगर किसी इंप्लॉय को मिलते हैं वो इन्हें नहीं मिलते। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कुछ हो गया, वो सब कुछ गिग इकोनॉमी के वर्कर को नहीं मिलता क्योंकि ये तो टेम्पररी लोग हैं। ठीक है, तो आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं कि आपके गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को भी बेनिफिट्स दिए जा सकें, सोशल बेनिफिट्स दिए जा सकें जैसे बाकी वर्कर्स को मिलते हैं। तो इस कारण ही आपका आज न्यूज थी। और गिग इकोनॉमी यही होता है। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे नहीं काम करते और इनका मेन फोकस खुद के अपने काम के ऊपर होता है। बस काम पूरा हुआ, वो आगे मूव करते हैं। क्लियर है? फोर्थ करंट अफेयर है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? देखो, हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर से नाम अप्रूव होते हैं कोलिजियम सिस्टम से। कोलिजियम सिस्टम के अंदर होता है हाई कोर्ट के लिए सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें से अगर फिर क्या होता है, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर किसी भी जज को, मतलब हाई कोर्ट का जज बनाना है, उनके नाम जो भी बनना चाहता है वो अपने नाम भेजता है, हाई कोर्ट उनके नाम फॉरवर्ड करते हैं कोलिजियम को। उन सबके नाम, उनकी प्रोफाइल, सब कुछ कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी का नाम अप्रूव करना है, सीजीआई +1 का अप्रूवल चाहिए। सीजीआई का अप्रूवल हमेशा, देखो लिखने को 3 सीनियर मोस्ट लिख देते हैं, सबसे सीनियर तो सीजीआई होता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन सीजीआई का अलग से अप्रूवल मांगता है। और ये बाकी सिस्टम हमने कोर्ट केसेस के थ्रू डेवलप किया है। आपके फर्स्ट जज केस हुआ था, सेकंड जज केस, थर्ड जजेस केस के थ्रू आपका ये सारा का सारा सेटअप तैयार था कि आपके किस तरीके से जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। अब जिसका नाम अप्रूव होता है उसका नाम अप्रूव करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। देखो यहाँ पे और भी 2 लोगों से पूछा जाता है। पहले इनका नाम इन्होंने डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो स्टेट का गवर्नर है उससे भी पूछा जाता है कि इस बंदे को जज बना रहे हैं हम, प्लस जिस हाई कोर्ट के अंदर उस जज को अपॉइंट करना है ना, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो, हर कोर्ट में कोई ना कोई चीफ होगा ही, नहीं तो कोर्ट को चलाएगा कौन? हमेशा कोई ना कोई हेड होना चाहिए ना। जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देते हैं क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। पर हर स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट है ना, उसका जो आपका टॉप जज होता है, जो उसका हेड होता है, उसे चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट का नाम, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात, चीफ जस्टिस ऑफ असम, उस तरीके से रेफर किया जाता है। तो इन दोनों से भी परमिशन ली जाती है, मतलब डिस्कस किया जाता है कि इसका नाम अप्रूव कर दें।
उसके बाद नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, जो फाइनली जब उनके नामों के ऊपर साइन कर देगा वो लोग एज जज अपॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है? अगर किसी को भी हाई कोर्ट का जज बनना है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऐसे कोई रैंडमली पर्सन नहीं बन सकता। दूसरा, वो कम से कम मिनिमम 10 साल 10 इयर्स आपके कोई भी इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहा हो, सॉरी किसी कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहा हो। और तीसरा है मिनिमम 10 साल किसी कोर्ट में जज की पोजीशन पे रहा हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, सेशन कोर्ट हो सकता है, लोक अदालत हो सकती है। ठीक है, जज किसी भी कोर्ट में हो, एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, फिर आप कंसिडर किए जाते हो। ये मिनिमम इतना तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए जज बनने के लिए। क्लियर है? ये थे आपके आज के करंट अफेयर।